Hello guys, my name is Bikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of IIT JEE Light. तो स्टूडेंट्स 22 जनवरी को जेई मेन का शिफ्ट 2 का भी पेपर हो चुका है और आज हम वही शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर मॉडरेट लेवल पे आया था। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए होंगे तो एवं 95 परसेंटाइल आपका ज़रूर से बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन डुएबल नहीं था, क्वेश्चन बहुत डुएबल है। अगर आप उसके ऊपर टाइम दिए होंगे, अगर आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आप डेफिनेटली करके आए होंगे। और ऐसा भी नहीं था कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो चलिए अपन सॉल्यूशन देखते हैं और अपना सॉल्यूशन चेक कीजिए कि आप कितना सही करके आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कह सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का कम्बिनेशन है इसमें। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 2x² प्लस कॉस थीटा x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, थीटा आपका 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है इसका रेंज। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। अब बताना था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का सम बताना था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अल्फ़ा और बीटा आपका क्या है, रूट्स है। अल्फ़ा बीटा रूट्स है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा को अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और उसके बाद अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। तो सी बाय ए करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। और अल्फ़ा पे पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 निकाल लेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, अपना जो भी अलजेब्रिक मेथड है उसका यूज कीजिएगा और आपका ये वाला निकल कर चला आएगा। वो ओवरऑल कितना आता है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 आपका आएगा ये वाला एक्सप्रेशन जो नीचे है ये वाला। ठीक है, अब इसमें बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म दिख रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो रेंज होता है ये तो सबको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से लेके 1 में लाई करता है, इसका रेंज यही होता है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को 0 पुट करेंगे। तब जब 0 पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे देखिए रेंज भी लिख दिए थे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से आपका ये वाला मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। और दोनों का जब सम करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, 25/16। मीन्स पहला क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 25/16 है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन है कि थीटा का रेंज आपको गिवन है कि 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है। एंड सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको गिवन है, पहला 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और दूसरा इक्वेशन आपको है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। एंड देन द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा बताना है। तो पहला ये इक्वेशन है तो इसका यूज करते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू आता है साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, इतना कर दिए। अब इधर साइड आइए दूसरे साइड इक्वेशन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, पुट कर दिए। फिर साइन थीटा में आपका एक क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे आपको एक मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 2 और दूसरा मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये वाला तो रिजेक्टेड है क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू तो 2 हो ही नहीं सकता है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। मीन्स साइन थीटा इधर से आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया। और दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है, 1/2 इसमें भी और 1/2 इसमें भी। मीन्स इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। और साइन थीटा 1/2 कब कब होगा, एक केस जब आपका ये वाला कितना हो जाए, 5π/6 हो जाएगा, और एक आपका कितना हो जाएगा 5π/6, और दूसरा आपका π/6 में हो जाएगा। तो एक बार थीटा आपका हो जाएगा 5π/6 और दूसरा हो जाएगा π/6। अब इस दोनों का सम कर दीजिएगा तो इसका सम कितना आ जाएगा, पाई के इक्वल आ जाएगा। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा पाई के इक्वल। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर पाई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली है बाइनोमियल थ्योरम का, जो प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है कि सारा आपको प्रॉपर्टीज लगाते जाना है लाइन बाय लाइन। ये वाला देखिए एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया था कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके 30 तक आर स्क्वायर 30 CR का होल स्क्वायर अपॉन 30 CR माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू 2 to the power 29, देन अल्फा इक्वल टू आपको वैल्यू बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि सबसे पहले तो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख दिए, 30 CR का होल स्क्वायर है तो 30 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम्स आएगा 30 CR, तो एक बार 30 CR यहाँ भी लिख देते हैं और एक बार 30 CR यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है, 2 बार 30 CR लिख दिए। लेकिन यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कहाँ लिखे 30 CR, मैं 30 CR को इस फॉर्म में लिखा हूँ क्योंकि NCR इक्वल टू क्या होता है N अपॉन R इंटू N-1 इंटू CR-1, उसी फॉर्म में मैं लिखा हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाला वही वाला 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया 2 टाइम्स लिख दिए और नीचे में जो 30 CR-1 था उसको भी इसी फॉर्म में चेंज कर दिए, ठीक है। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद अब यहाँ पे फर्दर प्रोसीड किए, फर्दर प्रोसीड करने के बाद आपको क्या मिला 29 CR-1 और यहाँ भी 20 CR-1। तो यहाँ से क्या करना है कि एक का पेयरिंग इसके साथ करना है कि 20 CR-1 अपॉन 29 CR-2 हो गया। और ऐसा आपको एक फॉर्मूला पता होता है कि NCR अपॉन NCR-1, ठीक है, इक्वल टू N-R+1 है। लेकिन इस केस में आपको डायरेक्टली R नहीं दिख रहा है, R के बदले क्या दिख रहा है, R-1 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे R के बदले क्या है, R-1, तो R-1 और नीचे में भी आपका R-1 का फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे NCR अपॉन NCR-1। तो ये फॉर्मूला लगाने पे आपका ये क्या होता है N-R+1 अपॉन R होता है। तो वही ऊपर में क्या हो गया, N कितना था 29 और माइनस R कितना था R-1 था, ठीक है, R-1 दे दिए प्लस 1 हो गया और नीचे में कितना हो जाएगा R हो जाएगा, R कितना था R-1 था। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से देखिए कितना बनेगा 29 प्लस 1 31 माइनस R और अपॉन R-1 हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए 31 माइनस R अपॉन R-1। तब R-1 और R-1 ये कैंसिल आउट हो गया और ये वाला जैसे था वो अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इतना आने के बाद आपका ये वाला आया होगा। उसके बाद यहाँ से क्या करना है आपको 29 CR-1 को इसको पूरा ओपन करना है। जब ओपन कीजिएगा तो कोई इक्वेशन बनेगा, वहाँ से आप क्या कीजिएगा, आपको निकालना क्या था, फिर आपको वैल्यू मिलेगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म में जब वैल्यू मिलेगा और दोनों को जब इक्वेट कीजिएगा तब आपका अल्फा इक्वल टू 465 आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि बाइनोमियल का आपको प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत ज़रूरी था। जब मैं बाइनोमियल चैप्टर पढ़ा रहा था, मेरा 1 शॉट लेक्चर देखिएगा, उस पर कितना स्टार मार्क किया था, क्योंकि मुझे पता है कि बाइनोमियल का प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जिसमें बाइनोमियल का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और इसमें जितना भी प्रॉपर्टी लगाया गया था सब चीज़ बता दिए और प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन है NCR अपॉन NCR-1, उसको फिर से डाउट क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे R आपका नहीं है, वो R आपको R-1 के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ये कैपिटल R है, ठीक है, तो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा R-1 हो जाएगा। ये चीज़ अपन बता रहे हैं कि यहाँ पे R नहीं हो के R-1 है और वही नीचे आपका उसी वाले में से -1 कर रहे हैं तो R-2 बन रहा है। तो उस इसी के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। अब अपन 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4th क्वेश्चन आपका ये वाला है। आपका ये क्वेश्चन फंक्शंस का बहुत ही चिंदी सवाल इसको कह सकते हैं। जब मैं फंक्शंस का 1 शॉट लेक्चर में कवर किया था और जब मैं रिवीजन चेकलिस्ट भी करवाया था उसमें ये क्वेश्चन स्टार मार्क किया था कि लेट A इक्वल टू, ए आपका कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और B इक्वल टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 9 16, ठीक है। अब फंक्शन डिफाइंड इस तरीके से है।
अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर वन फंक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर इक्वल है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो जाता है, बी टू द पावर ए हो जाता है। और वन वन फंक्शन कितना हो जाता है, ए फैक्टोरियल हो जाता है। यही होता है। इतना तो सबको पता है। जब मैं वो टेबल जब मैं बनवाया था, रिवीजन चेकलिस्ट मेरा देखिएगा जाकर या फिर मेरा लेक्चर देखिएगा, दोनों में मैं ये चीज़ स्टार मार्क करवाया था कि मेनी वन फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस वन वन फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो ये वाला हो गया बी टू द पावर ए। बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपका ए के इक्वल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, 4 है, मीन्स ए इक्वल टू 4 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, 4 है, मीन्स बी इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी पे पावर ए आ जाएगा 4 टू दी पावर 4 मीन्स 256, और ए फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आपका मेनी वन फंक्शन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर 232 हो गया। ठीक है, अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है ये पीएनसी का। ये क्वेश्चन है कि 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन ए रो सच दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड 2 पर्टिकुलर बॉयज B1 एंड B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 लड़का है और 3 लड़की है। तो लड़का को मान लीजिए B1, B2, B3, B4, ठीक है, और गर्ल्स G1, G2 और G3 है। 3 लड़की है और 4 लड़का है। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन है कि गर्ल्स तो सारे लोग साथ में बैठेगी, लेकिन 2 ऐसा लड़का है B1 और B2 जिसको एक साथ नहीं बैठाना है, विच विल नॉट सिट एडजेसेंट ईच अदर। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज इन दिस अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट का कितना तरीका हो सकता है, पहले तो ये 3 लड़की साथ बैठेगी, तो इसका एक आप पेयरिंग कर दीजिए, इसका आप एक अलग से मान लीजिए कि इसको बाइंड कर दिए कि एक साथ ये बैठेगी। ठीक है, अब बात रहा इस दोनों का, अब ये सब तो एक साथ बैठ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। B3, B4, G1, G2, G3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक इसका कितना 3 सेट बन गया, B3, B4 और इसका मिला के 3 यूनिट बन गया। अब B1 और B2 को बैठाना है, तो ये बताइए कि B1 को बैठाने का यहाँ पे तो 3 चीज़ है। तो यहाँ पे B1 को बैठाने का कितना, B1 को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ पे गैप हो जाएगा, यहाँ पे गैप है, और आपका गैप कहाँ पे, यहाँ पे गैप है। ठीक है, तो यहाँ से बताइए, और एक गैप आपका कहाँ पे मिल जाएगा, स्टार्टिंग में मिलेगा यहाँ पे, और B1 B2 यहाँ पे अभी नहीं है, यहाँ पे आपको इतना 4 गैप में बैठाना है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 2 है, तो इसको कितना तरीका से बैठा सकते हैं, 4C2 तरीके से बैठा सकते हैं, और इंटरचेंज भी इसका पोजीशन करवा सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये बताइए, ये तो हो गया इस B1 B2 के लिए, लेकिन ये 3 यूनिट था, 3 यूनिट है, तो इसको भी तो अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये बताइए इस तीनों के लिए तो 3 फैक्टोरियल लिख दिए, B3, B4 एंड ये एक अलग सिस्टम। ठीक है, और ये बताइए G1, G2, G3 भी तो आपस में अपना पोजीशन इंटरचेंज कर सकती है, तो इसके लिए भी कितना में तरीका हो सकता है, 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप ये पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है, कि G1, G2, G3 को एक साथ पहले बांध दीजिए, और उसके बाद गैप कितना बचेगा, 3 पर्सन्स हैं, अभी तो 3 पर्सन ही इसको एज्यूम करेंगे, इसको 1 पर्सन एज्यूम कर दीजिए G1, G2, G3, क्योंकि इसको प्रॉब्लम नहीं है। फिर B4, B3 इंडिविजुअली, तो 3 पर्सन हो गया, और 3 पर्सन के बीच गैप कितना हो जाएगा, 4 गैप हो जाएगा, और उस 4 गैप में इस दोनों को बैठाना है, तो तरीका कितना हो गया 4C2। इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। फिर 3 यूनिट ये था, तो उसको कितना तरीका से इंटरचेंज कर सकते थे, 3 फैक्टोरियल से, और लड़की आपस में भी इंटरचेंज कर सकती थी पोजीशन, उसको भी 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर इसका कितना, नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा 432, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 432। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका वेक्टर से है। वेक्टर का बहुत ही चिंदी सवाल है, ये बहुत ईजी सवाल, ये नहीं कीजिएगा तो क्या कर रहे हैं भाई, जेईई की तैयारी छोड़ दीजिए आप लोग।
लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो पहला अपना डाटा क्या हो गया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। इस तरीके से है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपका π/3 है, दोनों के बीच का एंगल। अब ये वाला वेक्टर, इतना वेक्टर और ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वही अपन कर दिए कि इस वेक्टर का जो यहाँ पे लिखा है और ये दूसरा वेक्टर, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब दोनों का डॉट कीजिएगा तो यहाँ पे 2 लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, सी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 3 लैम्डा बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ क्या कीजिएगा कि 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, ए तो 1 है, बी भी 1 है, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस π/3 हो जाएगा। और π/3 कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से 1/2 कर दीजिएगा, यहाँ से 1/2 कर दीजिएगा। तो आपको एक क्वाड्रेटिक ये मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो फैक्टराइजेबल ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए भाई, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लैम्डा का जो भी वैल्यू होगा उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि एक लैम्डा 1 आ गया वैल्यू और एक लैम्डा 2 आ गया, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक का क्या हो जाएगा, सी/ए होता है। तो सी/ए यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 है। ठीक है, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन आपका है, ये आपका एओडी का क्वेश्चन है। बहुत ही चिंदी सवाल है, बहुत ही चिंदी भाई। एक आपको फंक्शन है, लेकिन इसको चिंदी भी नहीं कर सकते। जो डिफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़े होंगे, जिनको लेबनिज रूल पता होगा कि किस तरीके से किया जाता है, वो उनके लिए ये क्वेश्चन आसान था। कि आपको एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है, इस तरीके से डिफाइंड है कि 0 से x स्क्वायर आपका लिमिट है, और फंक्शन है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 अपॉन e⁻t dt नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा निकालने का बस एक तरीका है कि आप उस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव कीजिए, एफ एक्स जैसे फंक्शन है, अब उसका डेरिवेटिव कीजिएगा, एफ डैश एक्स निकालिएगा। एफ डैश एक्स निकालने के बाद 0 से इक्वेट कर दीजिए। आपको जितना x का वैल्यू मिलेगा वो सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन आपके क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीमा, वही पॉइंट आपका कहलाएगा इस फंक्शन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप, इस फंक्शन को अपन क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालने के लिए जो आपका अपर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर को अपन पुट कर देंगे टी के जगह, जहाँ भी टी है उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर है तो x⁴ हो जाएगा, यहाँ -8t है तो -8x स्क्वायर प्लस 15 अपॉन e⁻t है तो ये e⁻x² आ जाएगा। फिर बाद में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ऊपर वाले जो लिमिट है उसका डेरिवेटिव। तो x² का डेरिवेटिव 2x, ये आपका क्या बन गया, इसका डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव हो गया ये चीज़। अब 0 से इक्वेट कर देंगे। 0 से इक्वेट करने पे एक तो x = 0 आपका आ गया, और दूसरा चीज़ आपका यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, बाय क्वाड्रेटिक है ये वाला। तो x² - 4 × x² - 3 = 0। तो यहाँ से x = ±√5, x = ±√3 आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्सट्रीमम है, एक तो x = कितना हो गया, ±√5, मीन्स यहाँ से 2 पॉइंट हो गया। x = ±√3, यहाँ से 2 पॉइंट हो गया, और एक x = 0, मीन्स टोटल पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम कितना है, 5। तो इसका आंसर, राइट आंसर कितना है, 5। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका है प्रोबेबिलिटी का। बहुत ही इजी सवाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको अगर लॉ पता होगा प्रोबेबिलिटी का तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ए और बी आपका 2 इवेंट था, और आपको पी ए इंटरसेक्शन बी = 1/10 है, गिवन है ये चीज़। ठीक है, अब ये बताइए, आपको इतना तो गिवन है। अब पी a/b, ये a/b का प्रोबेबिलिटी a/b और p b/a,
ये आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसका रूट्स है, इतना समझ आया। अब ये बताइए मेरे भाई, लेकिन आपको पूछा गया ये वाला चीज़ कि देन पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अपना क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं पीछे से, जहाँ से डेटा पूछ रहा है, आपको ये वाला पूछ रहा था, ठीक है। अब ये बताइए कि डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। ये अपन डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ते हैं, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नीचे से आपका इंटरसेक्शन वाला कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पे ये ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये बताइए ऊपर वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको तो यही तरीका है लिखने का, ठीक है। और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन अब चैलेंज क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना और ए यूनियन बी निकालना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन अब यूज करेंगे इस रूट्स ये स्टेटमेंट का जो आपको गिवन है कि क्या उस स्टेटमेंट का अपन हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए पहले ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए हो जाता है। तो माइनस बी बाई ए का यूज करके अपन इसको लिख सकते हैं ये चीज़, और ये चीज़ अपन कैसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। तो उसका यूज करके अपन ये वाला लिख दिए, बहुत अच्छी बात, ये चीज़ आ गया। अब इसको जब प्रोसीड कीजिएगा, इसको प्रोसीड करने पे यहाँ पे क्या आता है कि ये वाला आ गया 7/12, और आपको क्या चाहिए था, और नीचे से ये वाला आ गया। लेकिन आपको ये चीज़ पता है, ये इंटरसेक्शन भी आपको पता था, और ए इंटरसेक्शन भी था, तो आप पी ए यूनियन बी तो निकाल सकते थे। ए यूनियन बी कैसे निकालिएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूज़ करके आप पी ए यूनियन बी निकाल सकते थे, ठीक है। यूनियन इतना निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये जब आप इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए आपका यहाँ पे देखिए ये वाला, हाँ ये इंटरसेक्शन भी है, तो यहाँ पे आप 1/10 पुट कर दीजिए, 1/10 पुट कर दिए, तो यहाँ से आपका P ऑफ A और P ऑफ B आ जाएगा यहाँ से अपॉन 12 है। तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B आपका कितना आ जाएगा, 12/10, 12/10 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 12/10। अब इसका यूज अपन कहाँ करेंगे, यहाँ पे ये वाला आपका कितना है 1/10, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है 12/10, मीन्स 10/12 हो जाएगा, इंटू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका यूज करके क्या कीजिएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B निकाल लीजिएगा, और उसके बाद यूनियन निकाल कर आपका जो पहले, इसके पहले जो था इक्वेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले में आप पुट कर दीजिएगा, ऊपर वाले में पुट कीजिएगा, कितना आएगा 1 माइनस 1/10, और जब यूनियन निकालिएगा तो आपके लिए यूनियन बता देते हैं, देखिए कितना आता है। जब आप यूनियन निकालिएगा तो आपका यूनियन 6/10 आएगा, तो इसको 6/10 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर 9 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको तरीका बता दिया गया कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये एपी का है, ठीक है। इसको यहाँ कर देते हैं। एपी का ये क्वेश्चन है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स 2n था, कि आपको एक कोई एपी है जिसका नंबर ऑफ टर्म्स 2n है। सम ऑफ द टर्म्स अकरिंग एट इवन प्लेसेस, मान लिए जितना भी इवन प्लेस पे टर्म है उसका सम 40 है, और जो ओड प्लेस पे है उसका 55 है। इफ़ द फर्स्ट टर्म एक्सीड्स द लास्ट टर्म बाय 27, आपका जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म से 27 ज़्यादा है, ठीक है। अब n का वैल्यू बताना था।
ये बताइए कि एक एपी है, तो एपी कैसा रहेगा, इस तरीके से पहला टर्म ए मान लिए, दूसरा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस एन डी, इस तरीके से चलेगा। अब ओड प्लेस इवन प्लेस पे क्या आ रहा है, ए प्लस डी आएगा, फिर ए प्लस 3d आएगा, ए प्लस 5d आएगा, इस तरीके से आएगा। तो उसको भी अपन कर दिए, ए प्लस डी इसका सम कितना था 40 की बनता है, यहाँ पे देखिए 40 की बनता। अब यहाँ पे कितना टाइम्स ए आएगा, एन ए टाइम्स आएगा, एन ए टाइम्स आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना है 2n है, तो नंबर ऑफ इवन पोजीशन कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अगर 2n नंबर ऑफ टर्म्स है तो इवन प्लेस पे कितना टर्म आएगा n आएगा, तो na हो गया। अब इसको डायरेक्टली n स्क्वायर डी क्यों लिखे, क्योंकि d के साथ जो कोफिशिएंट है वो देखिए आप ध्यान से देखिए तो वो ओड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, और ओड नंबर का समेसन क्या होता है, डायरेक्ट n स्क्वायर होता है, समेसन तो n स्क्वायर, तो n स्क्वायर डी लिख दिए इक्वल टू 40। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब आपका ओड प्लेस पे आते हैं, तो ओड प्लेस पे ए है, फिर आपका क्या है ए प्लस 3d आ जाएगा, ए प्लस 2d आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए प्लस 4d, इस तरीके से होगा। तो ये इसको क्या लिख देंगे, एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1d। एन इंटू एन माइनस 1 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे डी का जो कोफिशिएंट है वो इवेन है, और इवेन का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 होता है, ठीक है। वो कर दी इक्वल टू 55। तो यहाँ से आपका ये वाला इक्वेशन आ गया, एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी अपॉन 55। अब ये बताइए एन ए प्लस एन स्क्वायर डी के बदले अपन इक्वेशन 1 से 40 रख सकते थे, तो 40 पुट कर दिए, 40 माइनस एन डी इक्वल टू कितना हो गया 55 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब ये बताइए तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से, इफ़ द फर्स्ट टर्म एक्सीड द लास्ट टर्म, इट मीन्स आपका फर्स्ट टर्म कितना है, आपका फर्स्ट टर्म कितना था ए था, और लास्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा ए प्लस 2n माइनस 1d। देखिए आपको ध्यान से समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, और एक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ए माइनस लास्ट टर्म आपका ए एन कितना हो जाता है ए प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1d इक्वल टू कितना था 27 आ गया, और ए से ए आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 2n माइनस इंटू डी इक्वल टू 27, मीन्स d माइनस 2nd इक्वल टू कितना आ गया 27। और यहाँ से आपको nd का वैल्यू पता चल गया था, कहाँ से, यहाँ से ये आपका nd का वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये आपका 11th स्लाइड पे था। यहाँ पे nd का वैल्यू आपको कितना पता चल गया था, -15 पता चल गया था। तो -15 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो d माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा इक्वल टू 27, और यहाँ से d प्लस 30 हो गया, क्योंकि -2 है, और यहाँ से nd तो -15 आया, तो -15 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा +30, तो d आपका कितना आ गया -3। और इस तरीके से आप n निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर आपको कितना आता है, n इक्वल्स टू 5 इसका आंसर आता है, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है 5 इज़ द राइट आंसर। कैसे, देखिए d का वैल्यू आपका कितना आ गया -3 आ गया, d का वैल्यू -3 आ गया, और nd आपका कितना था -15, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 अपॉन -3, तो आपका आंसर कितना हो गया 5। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर 5 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये 10 आपका, ये एरिया, ये आपका क्या है AOD का, AOD नहीं AUD का, एरिया अंडर कर्व का, कि आपको दो कर्व गिवन है, एक आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का, और एक आपका है y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 8x। ये वाला देखिएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये वाला x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और एक y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से जब 8 कॉमन लीजिएगा तो आपका 2 माइनस एक्स बचेगा। देखिएगा कि आपका यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, इसमें इट मीन्स ये वाला पैराबोला कैसा हो जाएगा, लेफ्ट मूविंग पैराबोला, मतलब कि ये
राइट वार्ड नहीं रहेगा, ये लेफ्ट वार्ड पैराबोला हो जाएगा, लेफ्ट वार्ड ओपनिंग पैराबोला। और ये वाला जो ऊपर वाला है वो तो अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा। तो दोनों का आप ग्राफ बना दीजिएगा इस तरीके से। दोनों का जो ये वर्टेक्स होगा, दोनों का वर्टेक्स सेम है 2,0, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों का इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो 0,4 आ जाएगा। उसके बाद ये पता चल गया। अब यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, अपर माइनस लोअर, यही पढ़ते हैं कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, 0 से लेकर 2 तक लगा दीजिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। हो गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है कि आपको 3 इक्वेशन गिवन है। ये क्वेश्चन पूरा विजिबल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। x + y + 2z = 6 और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या है कि सब चीज़ जीरो, दुनिया का मतलब यही समझिए, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन सब चीज़ जीरो, डिटर्मिनेंट इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। इसको जीरो कैसे करते हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, फिर z का कोफिशिएंट, पहले इक्वेशन से 1 1 2, फिर 2 3a, फिर -1 -3b, उसके बाद आपका क्या है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, नीचे से फिर 6 a + 1 2b, इसको भी जीरो कर देंगे। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व कीजिए। एक 2a + b = 6 बना, एक b = a + b = 8, तो यहाँ से b = दूसरे से क्या आ जाएगा, 8 - a आ जाएगा। तो वहाँ पे पुट कीजिए 2a + b = 6, तो 2a + 8 - a = 6, a = कितना आ जाएगा, -2 आ गया। b = भी निकाल लीजिएगा, 7a + 3 भी आप निकाल लीजिएगा। हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये वाला है। ये आपका देखिए शिफ्ट 1 में भी पूछ लिया गया, शिफ्ट 2 में भी पूछ लिया गया भाई, और ये वाला शिफ्ट, आप जितना भी शिफ्ट होगा सब में देख के जाइए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। एक ये आपका कोई मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, = 1/2 था। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए 10 है, और बी दूसरा मैट्रिक्स है जिसके बारे में बोला गया कि इस तरीके से बी आपका डिफाइंड है। अब बताना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी बताइए। ठीक है, ये बताइए भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे हमेशा अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मतलब क्या है, इस पर भी डिटर्मिनेंट लगा दीजिए दोनों साइड। ठीक है, अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दिए, अब अंदर से प्रोसीड करना स्टार्ट कर दीजिए। 2a को बाहर जब निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ 2a किस तरीके से लिखा जा सकता है कि एडजॉइंट ऑफ, देखिए एडजॉइंट ऑफ ka रहता है तो कैसे उसको लिखेंगे, k पे पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिखते हैं, इसी तरीक़ा से लिखेंगे। तो वही चीज़ तो मैं यहाँ भी लिखा हूँ कि आपका ये वाला इस तरीके से कि एडजॉइंट ऑफ k पे पावर n-1, n आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो n-1 कितना हो जाएगा, 2 मीन्स 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ है, ये वाला हो गया। अब इस एडजॉइंट के अंदर ये वाला आ गया, मीन्स 4 का स्क्वायर इस बार होगा तो 16 हो जाएगा, मीन्स 16 ऑफ एडजॉइंट ऑफ है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि यहाँ से अब इसको बाहर निकालना है, तो देखिए यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये आपका इस तरीके से है कि डिटर्मिनेंट ऑफ k ऑफ a, ऐसा ही समझिए। तो इसको कैसे लिखते हैं, k पे पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे आपका कितना था है कि 16 है और समथिंग एडजॉइंट ऑफ a है, तो 16 का यहाँ बाहर के 16 को कैसे बाहर करेंगे, 16 पे पावर 3 कर देंगे क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो उसी तरीक़ा से मैं यहाँ पे देखिए किया हूँ कि 16 को बाहर किया 16 क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा कि एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर हो जाता है।
और यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो n-1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 है ऑर्डर। फिर आपका 1/2 पे पावर 4, 16 का क्यूब, तो आपका यहाँ से वैल्यू आ जाता है 256। ठीक भाई, यहाँ मेरा एक मुद्दा है कि बस आप क्वेश्चन को अंदर से प्रोसीड करना स्टार्ट कीजिए बस। अब देखिए ये तो निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अब निकालना है ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ बी कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखेंगे कि बी और ए के बीच का क्या रिलेशन है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से तो पता चल ही गया था कि b इक्वल टू 16 ऑफ एडजॉइंट ऑफ हेडजॉइंट ऑफ ए है, यही है। और देखिए अब एडजॉइंट ऑफ हेडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, इसको यही लिखते हैं। अगर मैट्रिसेस का फॉर्मूला आपको पता होगा तो इतना तो पता होगा कि एडजॉइंट ऑफ हेडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। और ये वाला कितना हो जाएगा, 16/2 मीन्स ये आपका बी मैट्रिक्स हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो ट्रेस ऑफ बी भी आपका क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए आपका कितना 10 था, तो आपका ट्रेस ऑफ बी कितना हो जाएगा 80। 8 टाइम्स 8 10 8 जा कितना हो गया 80, और आपको 256 प्लस 80 कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 8 5 13 3, मतलब 336 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, अगर मेरा आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे जो मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले बनाया था, उसमें ये क्वेश्चन था कि ए बी सी आपका कोई ट्रायंगल है जिसमें वर्टिसेस आपका 6,8 है, 10 कॉस अल्फ़ा माइनस 10 साइन अल्फ़ा है, फिर -10 साइन अल्फ़ा माइनस 10 कॉस अल्फ़ा है, 3 पॉइंट्स है, और ऑर्थो सेंटर आपको ट्रायंगल ए बी सी का गिवन है कि 0,9 है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो चमकेगा नहीं डायरेक्टली, लेकिन आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छा हुआ होगा तो इतना चमक जाएगा कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपका ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, आपका एक ट्रायंगल है और यहाँ आपका वर्टिसेस है, यहाँ से तीनों डिस्टेंस आपका ए पॉइंट का भी, बी पॉइंट का भी और सी पॉइंट का भी 0,0 से इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप चेक कीजिए, ये तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे ओ से। जब तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, इट मीन्स दिस इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर का ये प्रॉपर्टी है कि वर्टिसेस से, सारे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल से वो इक्वली डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज द 0,0 इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब जो है आपको एक मेथड में बताया था कि जब आपको ऑर्थो सेंटर पता है, सर्कम सेंटर पता है, तो सेंट्रॉइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से कि आपको ये वाला प्रॉपर्टी पता होता है कि एक लाइन पे ही आपका सेंट्रॉइड भी लाई करता है, ऑर्थो सेंटर भी लाई करता है, और सर्कम सेंटर OGC, ओयल गैस कॉरपोरेशन, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, और जब सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको सेंट्रॉइड का यहाँ पे मिल जाएगा आपका कोऑर्डिनेट जो कि 0,3 है। अब सेंट्रॉइड निकालने, सेंट्रॉइड का तो कोऑर्डिनेट पता चल गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन ट्रायंगल के वर्टेक्स से सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करते हैं, तो उसी से इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो 0 से जब इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन आपका ये मिलेगा, और जब y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करेंगे तो आपका इसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा सेंट्रॉइड का, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे, तो आपका एक इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3/3 से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन y1 प्लस y2 प्लस y3/3 से मिलेगा, और दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तब आपका साइन अल्फ़ा का वैल्यू आएगा। और जब आप साइन अल्फ़ा का वैल्यू आ गया तो आप जब 100 साइन स्क्वायर अल्फ़ा निकालिएगा तब आपका आंसर 25/4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 25/4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लगता है इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जितना भी आपका क्वेश्चन सही हुआ उससे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा रिजल्ट। ठीक है, तो बहुत ही, जिसका भी पेपर अब होने वाला है, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।